हेलो फ्रेंड्स, आज मैं पेराम्बूर वर्कशॉप के अंतर्गत कंडक्ट करवाए गए जूनियर इंजीनियर के पेपर्स के सॉल्यूशन देखेंगे। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यह पेपर साउदर्न रेलवे के अंतर्गत जो कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप पेराम्बूर आते हैं वहाँ पर ये पेपर जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए कंडक्ट करवाया गया था, जो कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत पेपर कंडक्ट करवाए गए थे। और यह पेपर 25% LDCE कोटा के अंतर्गत कंडक्ट करवाए गए थे। अगर बात करें एग्ज़ाम डेट का तो अभी हाल ही में 3 अगस्त 2024 को ये पेपर कंडक्ट करवाए गए थे, जिसमें अगर बात करें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस का तो टोटल 110 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें से केवल कैंडिडेट को 100 प्रश्न का जवाब देना था, जिसके लिए कैंडिडेट को पूरे 2 घंटे का समय दिया गया था। साथ ही साथ इस पेपर में 1/3 नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान किए गए थे। आगे चलिए देखते हैं कि इस पेपर के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। पहले प्रश्न की यहाँ पर बात करें, पूछे गए हैं ए डायमेंशन इज स्टेटेड एज 25 ± 0.02 mm इज इन अ ड्राइंग, व्हाट इज द टॉलरेंस। यानी यहाँ पर ड्राइंग में एक स्टेट दिया गया है डायमेंशन का, जो कि 25 प्लस और माइनस 0.02 mm दिया गया है। तो इसमें टॉलरेंस के लिमिटेशन पूछा गया, टॉलरेंस यहाँ पर कितना होगा। चूँकि आप जानते हैं कि जो टॉलरेंस होता है वह मेनली अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के इक्वल होता है। तो यहाँ पर अगर बात करें अपर लिमिट का, तो अपर लिमिट जो होगा वह प्लस वाले पॉइंट्स हो जाएंगे और लोअर लिमिट होगा जो माइनस वाले जो हमारे नेगेटिव पॉइंट्स होंगे उसको हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे। तो अपर पॉइंट सिंपली यहाँ पर हमारा 25.02 यहाँ पर हमारा अपर लिमिट होगा, जो कि टॉलरेंस के यहाँ पर माइनस जो होगा हमारा लोअर लिमिट, वह जब हम 25 में से 0.02 mm जब रिड्यूस करेंगे घटाएंगे वो हमारा लोअर लिमिट होगा। तो यहाँ पर लोअर लिमिट हमारा 24.98 mm आएगा। जब आप यहाँ पर दोनों को घटाने की कोशिश करेंगे अपर लिमिट और लोअर लिमिट को, तो यहाँ पर जो आपका निकल कर आएगा वह 0.04 mm निकल कर आएगा, जो कि इस दिए गए स्टेटमेंट के लिए टॉलरेंस होगा। टॉलरेंस मेनली अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट्स के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे ऑप्शन नंबर 0.04 mm, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, बेस्ट एग्जाम्पल फॉर श्रिंकेज फिट। श्रिंकेज फिट के लिए यहाँ पर सबसे बेस्ट एग्जाम्पल पूछा गया है, 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं उनमें से। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करें कि श्रिंकेज जो फिट है यह मेनली जो हमारे जितने भी टाइप्स के जितने फिट्स होते हैं, जैसे कि कोई मटेरियल है, जैसे कि हमारा एक होल है, इसमें जब हम शाफ्ट्स को इंसर्ट करते हैं तो इसमें अलग अलग कभी हमारा शाफ्ट्स की जो यहाँ पर ये जो बाहर वाले पार्ट्स उसे होल होते हैं, शाफ्ट्स को हमारा इंसर्ट किया जाता है। तो इस दौरान यहाँ पर देखा जाता है कि कभी जो हमारा डायमेंशन अधिक होता है, कभी हमारा लिमिटेशंस में रहते हैं, कभी हमारा इक्वल होता है। तो इस कंडीशन में हमारा अलग अलग प्रकार के फिट्स को यहाँ पर क्लासिफाई किया गया है। जैसे कि अगर बात करें टाइप्स फिट्स के, तो इसमें क्लियरेंस फिट्स होते हैं, इंटरफेरेंस फिट्स होते हैं, और तीसरा अगर बात करें तो ट्रांजिशन फिट्स आते हैं। टोटल मेनली हमारा 3 प्रकार के फिट्स होते हैं, जिसमें जो यहाँ पर जिक्र किया गया है श्रिंकेज फिट्स का, वह इंटरफेरेंस फिट्स के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर बात करें हम श्रिंकेज फिट जो होता है वह इंटरफेरेंस फिट्स के अंतर्गत आता है, जिसमें मेनली जो हमारे व्हील्स जो होते हैं जब हम एक्सल से ऊपर माउंट्स करते हैं, चाहे हमारा जो रोलर बियरिंग्स होते हैं उसको हम एक्सल के जनरल के ऊपर जब माउंट करते हैं, तो ये सारे जो प्रोसेस होते हैं वो हमारा इंटरफेरेंस के अंतर्गत जो हमारे श्रिंकेज फिट होते हैं इसके अंतर्गत रखा जाता है। इसमें मेनली श्रिंकेज फिट्स में यह होता है कि जो हमारे 2 पार्ट्स होते हैं, जो उनमें से किसी एक पार्ट्स को हिट किया जाता है और दूसरे पार्ट्स के अंतर्गत उसमें इंसर्ट किया जाता है। फिर यहाँ पर रिजल्ट यह देखने को मिलता है कुछ समय बाद कि दोनों एक दूसरे से काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर कनेक्ट हो चुके हैं।
तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारा यहाँ पर पूछा गया था बेस्ट एग्जाम्पल श्रिंकेज फिट्स का, और श्रिंकेज फिट जो होता है वो इंटरफ्रेंस फिट्स के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो होगा मेनली हुआ रोलर बियरिंग फिट ऑन ICF एक्सल। तो एक्सल के ऊपर जब भी हम रोलर बियरिंग्स को फिट्स करते हैं उससे पहले जो रोलर बियरिंग्स होते हैं उन्हें हमें इंडक्शन जो हमारा होता है उनमें गर्म करना पड़ता है, ताकि जो हमारा जो इसमें थोड़ा सा एक्सटेंशन आता है और तब उसके ऊपर हम एक्सल के ऊपर माउंट करते हैं, जिससे आसानी पूर्वक हमारा इंसर्ट हो जाता है। और थोड़ी देर बाद जब वह कूलिंग होते हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर आसानी पूर्वक यहाँ पर काम करते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, रोलर बियरिंग फिट ऑन ICF एक्सल। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है इंटरनल थ्रेड्स आर चेक विथ। इंटरनल थ्रेड्स को चेक किया जाना चाहिए किसकी सहायता से? तो इंटरनल थ्रेड्स अगर जांच करना है, चेक किया जाना है, तो यह मेनली जो चेक किया जाता है वह जो गो एंड नो गो थ्रेड प्लग गेज होता है उनके माध्यम से हम इंटरनल थ्रेड्स को चेक करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें कि आपको एक्सटर्नल थ्रेड्स को अगर चेक करना हो तो उस केस में यहाँ पर हम बात करें तो थ्रेड रिंग गेज का यहाँ पर प्रयोग करेंगे, जिसमें हम इस एक्सटर्नल थ्रेड्स को यहाँ पर हमारा मेजर कर सकते हैं थ्रेड रिंग गेज के माध्यम से। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है रैचेट स्टॉप इन द माइक्रोमीटर हेल्प्स टू, यानी रैचेट जो माइक्रोमीटर्स के अंतर्गत होता है वो किस चीज़ में मदद करता है? तो सबसे पहले यहाँ पर बात करें माइक्रोमीटर्स का, तो माइक्रोमीटर्स के जो यह पोर्शंस के यहाँ पर देखेंगे पार्ट्स पहले यहाँ पर, तो जो ये वाले पार्ट्स जो होते हैं इसे हम एनविल बोलते हैं। फिर यहाँ पर हम बात करें जो यहाँ पर आगे की तरफ स्पिंडल निकाला होता है, यहाँ पर हमें इसको स्पिंडल बोलते हैं। फिर यहाँ पर कुछ डायमेंशन इस प्रकार से कुछ मेंशन रहता है यहाँ पर, जिसको यहाँ और यहाँ पर लॉक स्पिंडल को लॉक करने के लिए यहाँ पर लॉक नट लगा होता है। फिर यहाँ पर लास्ट में जो हमारा जो छोटा सा पोर्शन निकला होता है और इसमें जो बीच वाले जितने भी हमारे डायमेंशन वाले पोर्शन होते हैं इसे सिंपली थिम्बल या स्लीव बोल सकते हैं आप। और लास्ट वाले जो पोर्शन होते हैं इसे हम रैचेट बोलते हैं, जिसका काम यह होता है कि यह जो हमारा मेजरमेंट करता है उस दौरान इस प्रेशर को कंट्रोल करने का काम ये करता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा कंट्रोल द प्रेशर, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ताकि जो हमारा कोई भी डायमेंशन हम मेजरमेंट करते हैं तो उसमें यूनिफॉर्म मेजरिंग करने में ये काफ़ी सहायता मदद करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी कंट्रोल द प्रेशर इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है पेंट ड्राई फिल्म थिकनेस मेजर्ड विथ, यानी जो पेंट्स के जो थिकनेस होता है जिसे हम DFT मीटर यानी DFT मीटर के माध्यम से मापते हैं पेंट्स के थिकनेस को। DFT यानी सिंपली हमारा ड्राई फिल्म थिकनेस होता है, और ड्राई फिल्म थिकनेस को सिंपली अदर नेम में अगर बात करा जाए तो अल्कोमीटर से यहाँ पर हम मेजरमेंट करते हैं। अल्कोमीटर के माध्यम से हम ड्राई फिल्म थिकनेस जो पेंट्स के होते हैं उनको मेजर करने में यूज में लिया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है सेगामेंटल चिप्स आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग मशीनिंग ऑफ। सेगामेंटल चिप्स का फॉर्मेशन किसके मशीनिंग के दौरान यहाँ पर किया जाता है? तो उस प्रकार के मटेरियल जिसका हाई ब्रिटल नेचर्स के जो मटेरियल्स होते हैं इनमें सेगामेंटल चिप्स बनने की संभावना ज़्यादा होता है। जैसे कि हम अगर बात करें तो कास्ट आयरन हो या ब्रॉन्ज हो, तो इस प्रकार के जब भी हम मशीनिंग करते हैं तो इसमें सेगामेंटल चिप्स फॉर्म होते हैं। सेगामेंटल चिप्स सिंपली वो होते हैं जब भी हमें कटिंग करते हैं तो उस दौरान निकलने वाले चिप्स जो होते हैं वो निकलने से पहले ही छोटे छोटे टुकड़े में वह टूट जाते हैं। तो इस प्रकार के चिप्स को हम सेगामेंटल चिप्स के तौर पर जानते हैं, और यह मेनली हाई ब्रिटल मटेरियल्स के ऊपर यह फॉर्म्स होते हैं। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल होगा हाई ब्रिटल मटेरियल्स का वो कास्ट आयरन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है एन ऑपरेशन ऑफ इम्बोसिंग अ डायमंड शेप पैटर्न्स ऑन द सरफेस ऑफ वर्कपीस इज नोन एज। यानी यहाँ पर बोला गया है किसी वर्कपीस के सरफेस पर डायमंड शेप्ड इम्बोसिंग यानी उभारने की जो ऑपरेशन या प्रक्रिया होता है उसे किस रूप में जाना जाता है। तो जब भी हमें कोई जो यहाँ पर पीस है जिसके सरफेस पर अगर बात करें डायमंड शेप, यहाँ पर हमारा शेप उभारना है, तो इस प्रकार से हम डायमंड शेप्ड छोटे छोटे डायमंड शेप्ड यहाँ पर हमें इम्बोसिंग करेंगे कि जो प्रक्रिया होता है ऑपरेशंस होता है उसे हम नर्लिंग प्रोसेस के तौर पर जानते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द इलेक्ट्रोड यूज्ड इन आर्क वेल्डिंग आर कोटेड इलेक्ट्रोड्स, द कोटिंग इज नॉट एक्सपेक्टेड टू। जब भी आर्क वेल्डिंग से हम करते हैं तो उसमें हमारा कोटेड इलेक्ट्रोड्स यहाँ पर यूज में लिया जाता है। तो कोटेड इलेक्ट्रोड यूज में लेने का यह फायदा होता है आर्क वेल्डिंग के अंतर्गत कि जो कोटेड इलेक्ट्रोड्स होते हैं वह मेनली हमारा वेल्डिंग के दौरान जो प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर पैदा करता है, क्रिएट करता है, जिससे हमारा जो वेल्डिंग्स वगैरह जो होते हैं बेल्ट्स वो अच्छे क्वालिटी के यहाँ पर देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ जो हमारे आर्क में स्टेबलाइज देखने को मिलता है कोटेड इलेक्ट्रोड्स के कारण, साथ ही साथ इसमें जो एलॉइंग एलिमेंट होता है उसमें एडिशन देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर बात करें तो जो हमारा बिल्ड जो पुल केमिस्ट्री होते हैं उसको कंट्रोल करता है हमारा कोटेड इलेक्ट्रोड्स, साथ ही साथ यह कूलिंग रेट्स को भी कंट्रोल करने का काम करता है। तो ये सारे एक्सपेक्टेशंस के अंतर्गत आता है जब हम आर्क वेल्डिंग के अंतर्गत कोटेड इलेक्ट्रोड्स का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें कि जो प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा इसमें नॉट एक्सपेक्टेड यहाँ पर कर सकते हैं, तो यह सिंपली प्रिवेंट इलेक्ट्रोड फ्रॉम कंटामिनेशंस, जो कि यहाँ पर गलत है या किसी प्रकार से कंटामिनेशंस इलेक्ट्रोड से प्रिवेंट नहीं करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज बेस्ट सुटेड फॉर ज्वाइनिंग क्रैक्ड रेल ऑन द स्पॉट। ऑन द स्पॉट्स क्रैक्ड रेल्स को जोड़ने के लिए सबसे बेस्ट सुटेड प्रोसेस कौन सा निम्नलिखित में से होना चाहिए वो यहाँ पर पूछा गया है। तो जब भी क्रैक रेल्स को ज्वाइन करने के लिए जो बेस्ट सुटेड प्रोसेस होना चाहिए वह हमारा थर्मिट वेल्डिंग्स होते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है वाइड्स कॉज बाई इंट्रैप्ड गैसेज इन द वेल्डिंग, यानी वेल्डिंग में इंट्रैप्ड गैस के कारण जो वाइड्स जो छोटे छोटे हमारा छिद्र जनरेट होते हैं वो किस कारण से होते हैं। तो यह मेनली एक प्रकार का वेल्डिंग डिफेक्ट के अंतर्गत आता है। जब हमारा कोई भी वेल्डिंग करते हैं किसी मेटल सरफेस पर, तो यहाँ पर जब हम वेल्ड्स करते हैं तो छोटे छोटे यहाँ पर छिद्र यहाँ पर देखने को मिलते हैं जो कि हमारा इंट्रैप्ड गैसेस के कारण यहाँ पर उभर कर आता है। तो इस प्रकार के वेल्ड डिफेक्ट्स को हम पोरोसिटी के तौर पर जानते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है डिस्टोर्शन ड्यूरिंग वेल्डिंग अकर्स टू। वेल्डिंग के दौरान जो डिस्टोर्शन होता है वो किस कारण से होता है। तो डिस्टोर्शन की अगर बात करें विरूपण का, तो वेल्डिंग के दौरान जब हम प्रॉपर क्लैंपिंग का प्रयोग हम मेथड्स का नहीं करते हैं तो इस दौरान हमारा जो एक्सपेंशन या कंट्रैक्शन हमारा बेल्ट्स के ऊपर देखने को मिलता है, तो यही हमारा डिस्टोर्शंस के कारण यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का कि यह डिस्टोर्शन किस कारण से वेल्डिंग्स के अंतर्गत देखने को मिलता है वेल्डिंग के दौरान, तो यह मेनली जो होगा इम्प्रॉपर क्लैंपिंग मेथड्स यानी असामान्य क्लैंपिंग मेथड्स के कारण यह देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है प्री हीटिंग ऑफ जॉब्स इज इसेंशियल इन वेल्डिंग फोर, यानी जॉब्स का प्री हीटिंग वेल्डिंग्स में एसेंशियल होता है किसके लिए,
किस प्रकार के मटेरियल पर जब हम वेल्डिंग करना होता है तो इसमें प्री हीटिंग्स जॉब्स की यहाँ पर इसेंशियल आवश्यक हो जाता है। तो उस प्रकार के मटेरियल्स जिसमें हमारा अगर बात करें जैसे कि हमारा कास्ट आयरन हो या हाई कार्बन स्टील्स या एलॉय स्टील्स के टाइप्स पर अगर हमें वेल्डिंग करना पड़ता है तो इस प्रकार के केस में हमें प्री हीटिंग्स जॉब्स का काफ़ी आवश्यक इसेंशियल हो जाता है। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कास्ट आयरन। अगर यह प्री हीटिंग नहीं किया जाता है तो इस पर काफ़ी क्रैक्स आने की संभावना यहाँ पर देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है वेविंग इन आर्क वेल्डिंग रिफर्स टू। आर्क वेल्डिंग में जो वेविंग होता है वो किससे संदर्भ रखता है? तो यहाँ पर बात करें अगर आर्क वेल्डिंग के अंतर्गत वेविंग का, तो वेल्डिंग की डायरेक्शंस में अगर राइट एंगल ट्रायंगल पर इलेक्ट्रोड को साइड टू साइड अगर डायरेक्शन देते हैं, यहाँ पर मूवमेंट कराते हैं, तो इस प्रकार के प्रोसेस जो होता है वो आर्क वेल्डिंग में वेविंग्स के तौर पर रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही उत्तर हो जाएगा। साइड टू साइड मोशन ऑफ इलेक्ट्रोड एट राइट एंगल टू द डायरेक्शंस ऑफ द वेल्डिंग्स। वेल्डिंग के डायरेक्शंस में अगर राइट एंगल डायरेक्शंस पर अगर हमें इलेक्ट्रोड्स का साइड टू साइड मोशन करते हैं तो इस प्रकार के जो मोशंस होते हैं उसे वेविंग्स आर्क वेल्डिंग में हम संदर्भित करते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है बेल्ट स्पैटर रेफर्स टू। बेल्ट स्पैटर किससे संदर्भ रखता है? तो बेल्ट स्पैटर भी एक प्रकार का वेल्डिंग डिफेक्ट्स है। और बेल्ट स्पैटर की अगर बात करें तो जब भी कोई वेल्ड हम जब मेटल सरफेस पर जब वेल्डिंग करते हैं इस प्रकार से हम वेल्डिंग के सरफेस को हम कनेक्ट दूसरे से ज्वाइंट्स करते हैं। ज्वाइंट के दौरान यह देखने को मिलता है कि हमें छोटे छोटे बेल्ट्स मेटल्स यहाँ पर हमारा दोनों तरफ यहाँ पर छोटे छोटे छिद्र में यहाँ पर हमें स्पेयर हो जाते हैं, यहाँ पर फैल जाते हैं। तो यह इस प्रकार के जो हमारा घटना होता है, इवेंट्स होते हैं, उसे हम वेल्ड स्पैटर के तौर पर जानते हैं। अब यहाँ पर अगर बात करें कि बेल्ट मेटर्स जो होते हैं, बेल्ट स्पैटर, यह मेनली किस कारण देखने को मिलता है? तो जब भी हमें हाई करेंट्स के साथ अगर वेल्डिंग करते हैं तो इस कारण से भी यहाँ पर वेल्ड स्पैटर्स की संभावना देखने को मिल सकता है। अगर अदर कॉजेज की अगर बात करें तो मॉइस्चर अफेक्टेड इलेक्ट्रोड का अगर यूज करेंगे, साथ ही साथ रॉन्ग पोलैरिटी का यूज करने के कारण हो या अनइवन आर्क लेंथ का अगर प्रयोग करते हैं तो ये सारे संभावना यहाँ पर वेल्ड स्पैटर का कारण बन सकता है। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो पूछा गया था कि बेल्ट स्पैटर किससे संबंध रखता है? तो बेल्ट स्पैटर जो होगा बेल्टिंग डिफेक्ट्स को यहाँ पर संदर्भित करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है एयर कंप्रेसर कैपेसिटी मेजर्स इन। एयर कैपेसिटी, एयर कंप्रेसर का जो क्षमता है वो किस में मेजर किया जाता है? तो वह क्यूबिक फीट्स पर मिनट्स अगर यहाँ पर होगा। अदर में यहाँ पर बात करें तो क्यूबिक मीटर पर मिनट्स, मीटर क्यूब पर मिनट में भी इसका मेजरमेंट किया जाता है। तो यहाँ पर दोनों यहाँ पर सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी यहाँ पर सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है इन सेकेंड स्टेज रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर इन विच सिलेंडर हाई प्रेशर इज क्रिएटेड। यानी यहाँ पर बोला गया है कि सेकेंड स्टेज रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर्स में इनमें से कौन से सिलेंडर में हाई प्रेशर क्रिएट होगा? तो जब भी सेकेंड स्टेज रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर की बात हो जिसमें हाई प्रेशर क्रिएट होने की संभावना हो, वो हमारा सेकेंड सिलेंडर होगा जिसमें हमारा हाई प्रेशर क्रिएट होगा। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पर अगर बात करें तो इन 40/10 टन कैपेसिटी ईओटी क्रेन 40 एंड 10 टन रिप्रेजेंटिंग रिस्पेक्टिवली। यानी यहाँ पर बोला गया है कि जो ईओटी क्रेन जो हम यूज करते हैं, जिसे हम इलेक्ट्रिक ओवरहेडेड ट्रैवलिंग क्रेन बोलते हैं, इलेक्ट्रिक ट्रैवलिंग ओवरहेडेड क्रेन के अंतर्गत मेनली 3 मोशंस होते हैं। ये आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है।
कि ईओटी क्रेन के पास कितने तरह के मोशंस होते हैं। इनमें मेनली होइस्ट, लॉन्ग ट्रैवल एंड क्रॉस ट्रैवल, 3 तरह के मोशन यहाँ पर होते हैं जो कि एग्जाम के अंतर्गत देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है कि जो 40 टन एंड 10 टन जो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है रिस्पेक्टिवली, वो क्या यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 40 जो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर वह मेनली मेन होस्ट कैपेसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, मेन होस्ट कैपेसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जबकि जो 10 टन है वह मेनली जो ऑक्सिलरी होस्ट कैपेसिटी को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, मेन होस्ट एंड ऑक्सिलरी होस्ट कैपेसिटी रिप्रेजेंट बाय ईओटी क्रेन 40 टन एंड 10 टन रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द फॉलोइंग कंपोनेंट्स कैन बी टेस्टेड ऑन हॉरिजॉन्टल टेंसाइल टेस्टिंग मशीन। निम्नलिखित में से कौन से कंपोनेंट्स की टेस्टिंग हॉरिजॉन्टल टेंसाइल टेस्टिंग मशीन के यहाँ मदद से किया जाता है। तो यहाँ पर बात करें तो ड्रॉ बार्स हो, ड्रॉ हुक्स हो या चेन स्लाइंस हो, तीनों की जांच यहाँ पर हॉरिजॉन्टल टेंसाइल टेस्टिंग मशीन के सहायता से किया जाता है। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है इन M12 बोल्ट साइज 12 स्टैंड्स फॉर। जब भी यहाँ पर आपसे M12 बोल्ट साइज में से 12 क्या यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है और पूछा जाता है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे हम कि M क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो M मेनली मेट्रिक थ्रेड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, मेट्रिक थ्रेड्स को। जबकि यहाँ पर बात करें 12 का, तो 12 जो है यहाँ पर वह मेनली नॉमिनल और मेजर डायमीटर जो बोल्ट्स के होते हैं, नॉमिनल और मेजर डायमीटर ऑफ बोल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी M मेनली मेट्रिक थ्रेड्स को और 12 जो है वह नॉमिनल और मेजर डायमीटर ऑफ बोल्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था कि 12 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो नॉमिनल एंड मेजर डायमीटर ऑफ बोल्ट्स। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्प्रिंग लोड डिफ्लेक्शन टेस्टिंग मशीन। यानी जो स्प्रिंग लोड डिफ्लेक्शन टेस्टिंग मशीन का जो हम यूज करते हैं, इसका यूज करने का पर्पस क्या है। तो जब भी हम स्प्रिंग लोड डिफ्लेक्शन टेस्टिंग मशीन का यूज करते हैं, इसका पर्पस होता है यूज करने का पता लगाना होता है टू फाइंड आउट स्प्रिंग प्रेसिंग लोड, और सेकेंड पता लगाना होता है डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग का, यानी स्प्रिंग कितना प्रेशर ले सकता है और कितना डिफ्लेक्ट कर सकता है। ये दोनों को फाइंड आउट करने के लिए हम स्प्रिंग लोड डिफ्लेक्शन टेस्टिंग मशीन का प्रयोग हम यूज में लेते हैं इसी पर्पस के लिए। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नॉन रिटर्न वाल्व इन हाइड्रोलिक सिस्टम। हाइड्रोलिक सिस्टम के अंतर्गत नॉन रिटर्न वाल्व का कार्य क्या होता है। सिंपली यहाँ पर अगर बात करें कि नॉन रिटर्न वाल्व क्या होता है, तो ऐसा वाल्व जिसमें केवल और केवल एक डायरेक्शन में प्रेशर जाए। अदर डायरेक्शन की अगर बात करें तो दोनों डायरेक्शन में यहाँ पर प्रेशर नहीं जाएगा, केवल और केवल एक डायरेक्शन में प्रेशर का मूवमेंट होता है। तो यहाँ पर बात करें कि हाइड्रोलिक सिस्टम के अंतर्गत जो नॉन रिटर्न वाल्व का जो फंक्शन क्या होता है, कार्य क्या होता है, तो यह मेनली जो फ्लूइड का जो फ्लो होता है वो केवल एक डायरेक्शन में यह करारता है। यानी इट अलाउज फ्लूइड फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शंस, केवल और केवल एक डायरेक्शन में यह मूवमेंट कराता है, जिससे यहाँ पर प्रेशर जनरेट होते हैं और हमारा किसी भी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करना हो या डाउन करना हो, ये सारे यहाँ पर मूवमेंट हाइड्रोलिक सिस्टम की मदद से यहाँ पर किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है इन पेंटिंग मैट फिनिश गिव्स। पेंटिंग के अंतर्गत जो मैट फिनिश होता है वो क्या देता है। तो पेंटिंग के अंतर्गत जो मैट फिनिश होता है वह सिंपली डल सरफेस को यहाँ पर देता है, डल सरफेस जो कि मैट फिनिश के द्वारा पेंटिंग के अंतर्गत दिया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर
ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, एन एग्जाम्पल ऑफ इमल्सन इज द ब्लेंड ऑफ। यानी यहां पर बोला गया है कि एक एग्जाम्पल यहां पर इमल्सन का बताना है कि कौन सा यहां पर होगा, यानी किस प्रकार का यहां पर मिश्रण है इमल्सन। तो इमल्सन सिंपली ऐसा क्लोराइड होता है, सॉल्यूशन होता है लिक्विड, दो लिक्विड्स का, जो कि सामान्यतः नॉर्मली हम मिक्स नहीं कर सकते हैं, किसी एक्सटर्नल प्रेशर के माध्यम से यहाँ पर मिक्स किया जाता है। और इसी प्रकार के जो जब दो लिक्विड्स यहाँ पर मिक्स किए जाते हैं तो वो हमारा इमल्सन कहलाता है। और इस दौरान जो प्रोसेस यूज में लिया जाता है उसे हम इमल्सिफिकेशन के तौर पर जानते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया था कि इमल्सन इज द ब्लेंड ऑफ, किस प्रकार के यहाँ पर मिश्रण होता है इमल्सन। तो यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शन का, तो वाटर एंड ऑयल्स यहाँ पर सही एग्जाम्पल होगा, क्योंकि नॉर्मली हम वाटर एंड ऑयल्स को मिक्स नहीं कर सकते, लेकिन जो इमल्सिफिकेशन जो प्रोसेस होता है उसके अंतर्गत यहाँ पर हम मिक्स कर पाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेंट्स इंक्लूड। पेंट्स के अंतर्गत जो कंस्टिट्यूएंट्स जो होते हैं, घटक होते हैं, वो कौन से इंक्लूड होते हैं। तो इसमें अगर बात करें पेंट्स के अंतर्गत कंस्टिट्यूएंट्स की, तो वह सिंपली पिगमेंट, इसके अलावा अगर बात करें तो वाइंडर, और थर्ड अगर बात करें तो थिनर यहाँ पर मौजूद होते हैं। तीनों हमारे कंपोनेंट्स यहाँ पर पेंट्स के अंतर्गत मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, टू अवॉइड क्रोजन कॉमनली यूज्ड प्रीमर कोट इज। जंग से बचने के लिए सामान्यतः जो प्राइमर कोट का प्रयोग किया जाता है वो कौन सा होता है। तो वह मेनली जिंक क्रोमेट प्रीमर का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखें, टू अवॉइड क्रोजन जिंक क्रोमेट्स का यहाँ पर प्रीमर का यूज में लिया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो जो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, हाउ मेनी ब्रेक डिस्क आर देयर पर एक्सल इन एन एलएचबी कोचेज। एक एलएचबी कोचों के अंतर्गत पर एक्सल्स पर कितने नंबर्स में ब्रेक डिस्क होते हैं, वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो यहाँ पर बात करें कि प्रत्येक एक्सल पर 0.2 ब्रेक डिस्क पर एक्सल पर यहाँ पर मौजूद होते हैं। अगर बात करें इसकी डाया का, तो डाया इसका 640 mm, थिकनेस की अगर बात करें तो इसका थिकनेस 110 mm नए कंडीशन में, 96 mm पर हम सर्विस से विड्रॉ कर लेते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो जो बने होते हैं ब्रेक डिस्क वह ग्रे कास्ट आयरन से बने होते हैं। और इसके अलावा ये भी ध्यान रखा जाता है कि जो ब्रेक डिस्क के ऊपर जो फिन्स प्रोवाइडेड होते हैं वो मेनली कूलिंग पर्पस के लिए होते हैं, और 3 कंटिन्यूअस ब्रोकन फिन्स को हम सर्विस में अलाउ नहीं कर सकते हैं। और प्रत्येक एक्सल पर हमारा 2 की नंबर्स में हमारा ब्रेक डिस्क अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द व्हील गेज ऑफ फिएट और एलएचबी बोगी, एलएचबी कोच। एलएचबी कोच या फिएट बोगी का जो व्हील गेज होगा वो कितना होता है। तो सिंपली अगर बात करें कि व्हील गेज सबसे पहले क्या होता है, तो व्हील गेज सेम एक्सल पर 2 चक्कों के फ्लैंज के जो बीच जो डिस्टेंसेज होते हैं सेम एक्सल पर, वह हमारा व्हील गेज कहलाता है। और वह एलएचबी कोचों के केस में अगर बात करें तो यह जो डायमेंशन होता है वह 1600 प्लस माइनस 1 mm के रेंज में यह व्हील गेज होता है। और व्हील गेज की अगर बात करें तो ये मेनली ऑफ लोड कंडीशन में इसका मेजरमेंट किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन जो सही होगा वह 1600 प्लस माइनस 1 mm, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट कैन बी डन टू प्रिवेंट ब्रेक कैलिपर यूनिट जामिंग। यानी यहाँ पर क्या किया जा सकता है ब्रेक कैलिपर यूनिट्स को जाम होने से बचाने के लिए। तो जब भी हमें ब्रेक कैलिपर यूनिट्स को जाम होने से बचाना हो
तो इसमें कुछ कंडीशन होते हैं कि सबसे पहला यहाँ पर बात करें हम कि रेगुलर बेसिस पर हमें क्लीनिंग करना पड़ता है। साथ ही साथ जो इसके मिडल पिन होते हैं ब्रेक कैलिपर यूनिट्स के, उनको रेगुलर बेसिस पर लुब्रिकेट करने की रिक्वायरमेंट होता है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। रेगुलर क्लीनिंग एंड लुब्रिकेटिंग द मिडल पिन। और जो ब्रेक कैलिपर यूनिट जो होते हैं वो मेनली बोगी की जो क्रॉस बीम वाले जो पोर्शंस होते हैं वहाँ पर यह माउंटेड होते हैं, जिसके माध्यम से हम एक्सल के ऊपर लगे ब्रेक डिस्क पर हम ब्रेकिंग करते हैं ब्रेक पैड के माध्यम से। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज द कोडल लाइफ ऑफ एलएचबी कोचेज। एलएचबी कोच का यहाँ पर कोडल लाइफ पूछा गया है। नए जो यहाँ पर मैनुअल जारी किया गया है 2023-2022 के यहाँ बीच में, तो उसके अनुसार अगर बताते हैं यहाँ पर कि एलएचबी कोच का जो कोडल लाइफ होना चाहिए वह 30 ईयर्स होना चाहिए, जो कि स्टेनलेस स्टील के बना हुआ जो बॉडी होगा उनका कोडल लाइफ यहाँ पर 30 ईयर्स होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट शेप इज द फिएट बोगी साइड फ्रेम इन एन एलएचबी कोचेज। एक एलएचबी कोचेज में जो फिएट बोगी का जो साइड फ्रेम का शेप कौन सा होना चाहिए वो यहाँ पर पूछा गया है। तो एलएचबी कोचों में जो फिएट बोगी होता है उनका शेप इस तरह से यहाँ पर होता है, जिनमें यहाँ पर 2 क्रॉस बीम लगे होते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया था कि जो साइड फ्रेम का शेप होगा वो वाई शेप में यहाँ पर होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग योर डैम्पर्स इन एलएचबी कोचेज। एलएचबी कोचों में योर डैम्पर्स प्रोवाइड करने का क्या उद्देश्य होता है। तो एलएचबी कोचों में जो हम योर डैम्पर्स प्रोवाइडेड करते हैं इनका मेन पर्पस होता है कि जो हमारे कोचेज का जो रोलिंग मोशन है इनको मिनिमाइज किया जा सके। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अगर बात करें योर डैम्पर्स का, तो योर डैम्पर्स प्रत्येक बोगी में 2 नंबर्स में लगा होता है और यह मेनली जो प्रोवाइडेड होता है वह बॉडी अंडर फ्रेम एंड बोगी फ्रेम्स के अंतर्गत यह एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है इन एन एलएचबी कोच व्हेन द ब्रेक इंडिकेटर शोज रेड द ब्रेक विल बी। यानी एलएचबी कोचों के अंतर्गत ब्रेक इंडिकेटर लगा होता है। जब भी हम ब्रेकिंग करते हैं तो ब्रेक इंडिकेटर लाल शो करता है रेड कलर में। जब हमारा रिलीज होता है कंडीशन ब्रेक्स का तो उस दौरान हमारा ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है। प्रश्न में पूछा गया कि व्हेन द ब्रेक इंडिकेटर रेड, तो उस दौरान ब्रेक का जो कंडीशन होगा वह अप्लाइड कंडीशन होगा क्योंकि हमारा ब्रेक इंडिकेटर रेड शो कर रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है ब्रेक एक्सीलेटर एक्चुएट ड्यूरिंग। ब्रेक एक्सीलेटर एक प्रकार का इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस है जो इमरजेंसी ब्रेकिंग के दौरान यहाँ पर एक्चुएट होते हैं और सारे कोचों में एक समान दर से हमारा ब्रेकिंग हो यह सुनिश्चित करवाता है हमारा ब्रेक एक्सीलेटर। और यह मेनली ब्रेक पाइप से कनेक्टेड होता है। जब भी हमारा इमरजेंसी ब्रेकिंग एप्लीकेशन किया जाता है तो यहाँ से हमारा इमरजेंसी ब्रेक हमारा एक्चुएट हो जाते हैं और एक समान पूर्वक हमारा ब्रेकिंग गाड़ी में होते हैं। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हेन द इमरजेंसी चेन इज पुलेड व्हाट विल द ब्रेक एक्सीलेटर डू। यानी यहाँ पर बोला गया कि जब इमरजेंसी चेन पुल किया जाता है तो उस दौरान जो ब्रेक एक्सीलेटर होगा वो रिस्पॉन्ड करेगा और एक समान पूर्वक ब्रेक लगाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है विच टाइप ऑफ रोलर बियरिंग इज यूज्ड इन एलएचबी कोचेज। एलएचबी कोचों में किस प्रकार के बियरिंग का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें मेनली CTRB बियरिंग का प्रयोग किया जाता है यानी कार्टेज टेपर्ड रोलर बियरिंग्स का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज द नेम ऑफ द डैम्पर कनेक्टेड बिटवीन बोगी एंड कार बॉडी यानी अंडर फ्रेम्स ऑफ द बॉडी।
तो जब भी हमें बोगी एंड कार बॉडी के बीच कनेक्शन के रिलेटेड अगर प्रश्न पूछा जाता है डैम्पर का, तो यह मेनली यो डैम्पर्स के माध्यम से बोगी एवं बॉडी एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। इनका नंबर्स प्रत्येक बोगी में 2 की संख्या में हमारा यो डैम्पर्स अवेलेबल होते हैं, जिसका काम कोच के रोलिंग मोशंस को मिनिमाइज करना होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्रैक्शन सेंटर प्रोवाइडेड इन फिएट बोगी। फिएट बोगी में प्रोवाइड किए गए ट्रैक्शन सेंटर का क्या कार्य होता है। तो ट्रैक्शन सेंटर की अगर बात करें हम, तो यह मेनली ट्रैक्टिव एंड ब्रेकिंग फोर्स को ट्रांसमिट करने का काम ट्रैक्शन सेंटर के माध्यम से किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द फंक्शन ऑफ अर्थिंग डिवाइस इन एन एलएचबी बोगी। एक एलएचबी बोगी में अर्थिंग डिवाइस का क्या कार्य होता है। तो सबसे पहले यह जान लें कि जो अर्थिंग डिवाइस होता है, जो हमारा 2 एक्सल यहाँ पर प्रत्येक बोगी में होते हैं, तो चारों एक्सल पर यहाँ पर हमारा अगर बात करें कि स्पीड सेंसर अगर हमारा लगा है यहाँ पर स्पीड सेंसर, तो किसी एक बोगी के अपोजिट साइड में हमारा अर्थिंग डिवाइस लगा होगा किसी एक एक्सल पर। 2 एक्सल हमारा खाली होता है, तो इसको आप ध्यान रखें। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रत्येक कोच में कितने नंबर ऑफ अर्थिंग डिवाइस कितने एक्सल पर लगे होते हैं। तो 2 एक्सल पर यानी 2 अर्थिंग डिवाइस प्रत्येक कोच में होते हैं। अगर बोगी के ऊपर पूछा जाता है तो प्रत्येक बोगी में एक अर्थिंग डिवाइस किसी एक एक्सल में कनेक्टेड होते हैं। और इसका फंक्शन की अगर बात करें तो यह मेनली जो हमारा जो इलेक्ट्रिक सप्लाई होता है, तो इसमें किसी प्रकार का हमारा बियरिंग पे फॉल्ट ना आए, तो यह बियरिंग को मेनली प्रोटेक्ट करने का काम यह करता है अर्थिंग डिवाइस, यानी टू प्रोटेक्ट CTRB। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ पर बात करें तो जो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, प्राइमरी मेंटेनेंस इज अ टाइप ऑफ। प्राइमरी मेंटेनेंस एक प्रकार का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है, जिसके अंतर्गत कोई भी इसी को आइडेंटिफाई करने से पहले इसका अगर मेंटेनेंस कर लिया जाए तो इसे हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के तौर पर जानते हैं। यानी प्राइमरी मेंटेनेंस एक प्रकार का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है। इसके अलावा अगर बात करें कि जो करेक्टिव मेंटेनेंस होता है, उसे हम ब्रेक डाउन मेंटेनेंस के तौर पर भी जानते हैं। जो ब्रेक डाउन मेंटेनेंस होता है इसे हम करेक्टिव मेंटेनेंस के तौर पर भी जानते हैं। तो इसको भी आप ध्यान रखें, यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि करेक्टिव मेंटेनेंस इज ऑल्सो नोन एज ब्रेक डाउन मेंटेनेंस एंड प्राइमरी मेंटेनेंस इज अ टाइप ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, रीजन सेलिंग ऑन अ व्हील सेट ऑफ एन LHB कोच में भी। एक LHB कोच के व्हील सेट्स के ऊपर अगर कोई सेलिंग आता है तो इसका कारण क्या हो सकता है। तो सेलिंग आने का कारण कई सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें से अगर बात करें हम तो इसमें से जो WSP डिवाइस जो है हमारा व्हील स्लाइडिंग प्रोटेक्शन डिवाइस, वो प्रॉपर रूप से फंक्शन ना कर रहा हो। सेकेंड कॉज ये भी हो सकता है कि जो हमारा ब्रेक कैलिपर है वो प्रॉपर रूप से फंक्शनिंग नहीं कर रहा है, जाम कंडीशन में हो गया होगा। थर्ड कंडीशन ये हो सकता है कि 1 या 2 जो ब्रेक सिलेंडर एक्सल के ऊपर मौजूद होते हैं वह प्रॉपर रूप से कार्य नहीं कर रहा है, डिफेक्टिव कंडीशन में है। तो ये सारे कारण कॉजेज हो सकते हैं जिसके कारण व्हील सेट्स के ऊपर सेलिंग देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, रोलर बियरिंग्स आर एक्सट्रैक्टेड और डिसमाउंटेड बाय यूजिंग। रोलर बियरिंग्स को किसके माध्यम से हम जनरल से एक्सट्रैक्टेड या डिसमाउंटेड नहीं हटाते हैं। तो जब भी हमें रोलर बियरिंग्स को एक्सल से यहाँ पर डिसमाउंट करना हो या एक्सट्रैक्ट करना हो तो इसके लिए हम हाइड्रोलिक डिसमाउंटिंग का प्रयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर अगले प्रश्न में पूछा गया कि माउंटिंग ऑफ रोलर बियरिंग। पहले प्रश्न पूछ लिया गया था यहाँ पर कि एक्सल से कैसे विड्रॉ करेंगे रोलर बियरिंग्स का, तो हाइड्रोलिक डिसमाउंटिंग की मदद से यहाँ पर हम करते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि बियरिंग्स जो हम माउंटिंग करते हैं रोलर बियरिंग्स का जनरल के ऊपर, वो किस
जो हीटिंग करते हैं बियरिंग्स का, क्यों करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें अगर कि माउंटिंग ऑफ रोलर बियरिंग इज डन बाय हीटिंग द बियरिंग ऑन इंडक्शन मीटर, यहाँ पर होगा इंडक्शन हीटर। जब भी हम माउंट करने जाते हैं तो वहाँ पर हमें बियरिंग को इंसर्ट करने, जर्नल के ऊपर इंसर्ट करने से पहले हमें जो बियरिंग हमारा होता है इंसर्ट करने से पहले हमें थोड़ा गर्म प्री हीटिंग की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होता है। और प्री हीटिंग में यह ध्यान रखना होता है कि जो टेम्परेचर है वह नॉट एक्सीड 120 डिग्री सेल्सियस, और यह इंडक्शन हीटर के अंतर्गत किया जाता है 5 to 7 मिनट ड्यूरेशन में। जिससे यह होता है कि जो हमारा हीटिंग करने के बाद हमारा बियरिंग्स में सफिशिएंट एक्सपेंशन देखने को मिलता है, जिससे हम बियरिंग्स को आसानी पूर्वक स्लाइड करके हम जर्नल के ऊपर माउंट कर देते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, इंडक्शन हीटर यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। यानी माउंटिंग जो रोलर बियरिंग करेंगे बाय हीटिंग द बियरिंग्स ऑन इंडक्शन हीटर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है विच एक्सल टनेज इज यूज्ड इन एसी कोचेज। एसी कोचेज में जो एक्सल का टनेज यूज किया जाता है वह 16 टन का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है इन एन आईसीएफ कोच कंपनसेटिंग रिंग्स आर प्लेस्ड। आईसीएफ कोच में कंपनसेटिंग रिंग्स कहाँ पर लगा होता है। तो जो यहाँ पर हमारा ये सोल बार है, यहाँ पर हमारा जो प्राइमरी सस्पेंशन के पास हमारा 2 डैशपोर्ट स्प्रिंग लगा होता है, यहाँ पर हमारा एक्सल बॉक्स होता है आईसीएफ कोचेज के अंतर्गत। और ये वाले जो हमारा डायमेंशन होता है उसे एक क्लियरेंस के तौर पर जानते हैं। जो हमारा एक्सल बॉक्स क्राउंस एवं सेफ्टी बोल्ट्स के बीच जो क्लियरेंस होता है उसे हम एक क्लियरेंस के रूप में जानते हैं। अब यहाँ पर देखा गया कि जो कंपनसेटिंग रिंग्स लगा होता है वो कहाँ लगा होता है। तो कंपनसेटिंग रिंग्स जो हमारा डैश पर स्प्रिंग से जो ऊपर वाले पोर्शन में जो छोटे छोटे हमारे लगे होते हैं उसे हम कंपनसेटिंग रिंग्स के तौर पर जानते हैं। और कंपनसेटिंग रिंग्स या इसका अगर बात करें थिकनेस का, तो इसका थिकनेस मेनली 6 mm इसका थिकनेस होता है, स्टैंडर्ड थिकनेस। तो यहाँ पर जो पूछा गया था कहाँ पर प्लेस्ड है, तो यह मेनली एबव एक्सल बॉक्स स्प्रिंग या एबव डैशपोर्ट आप बोल सकते हैं। जो कि ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर दिया गया है एबव द एक्सल बॉक्स स्प्रिंग। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। और नीचे जो लगा होता है हमारा डैशपोर्ट स्प्रिंग से नीचे वाले जो पोर्शन होते हैं इसे हम पैकिंग रिंग्स बोलते हैं। तो इसको भी आप ध्यान रखें। डैशपोर्ट्स से ऊपर वाले पोर्शंस में लगे जो एक्सल बॉक्स स्प्रिंग जो होते हैं हमारा डैशपोर्ट स्प्रिंग से ऊपर वाले जो पोर्शन में लगे हुए रिंग्स होते हैं उसे हम कंपनसेटिंग रिंग्स बोलते हैं। और बिलो वाले पोर्शंस में जो लगे होते हैं उसे हम पैकिंग रिंग्स बोलते हैं। कंपनसेटिंग रिंग्स का थिकनेस स्टैंडर्ड थिकनेस 6 mm होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है इन विच शेड्यूल्स एलएचबी बियरिंग बीइंग सेंड फॉर रिकंडीशनिंग। एलएचबी के कौन से शेड्यूल्स के अंतर्गत जो एलएचबी बियरिंग्स को रिकंडीशनिंग के लिए सेंड किया जाता है, भेजा जाता है। तो जब भी हमें एलएचबी कोच POH1 जिसे हम सॉफ्ट शेड्यूल 2 के तौर पर जानते हैं और POH2 जिसे हम सॉफ्ट शेड्यूल 3, तो मेनली पहली बार जो भेजा जाता है तो सॉफ्ट शेड्यूल 2 के अंतर्गत ही बियरिंग्स को रिकंडीशनिंग के लिए भेजा जाता है। और यह जो सॉफ्ट शेड्यूल 2 जो कंडक्ट किया जाता है वह मेनली 3 ईयर्स या 12 लाख किलोमीटर जो भी पहले हो उस बिहार पर यह किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है आफ्टर इंडो जर्मन मॉडिफिकेशन इन कोचिंग स्टॉक व्हाट टाइप ऑफ बुशेज टू बी यूज्ड फॉर ब्रेक गियर कंपोनेंट्स। यानी यहाँ पर बोला गया कोचिंग स्टॉक में इंडो जर्मन मॉडिफिकेशन के बाद किस प्रकार के बुशेज का प्रयोग हम ब्रेक गियर कंपोनेंट्स के अंतर्गत करते हैं। तो जब भी इंडो जर्मन मॉडिफिकेशंस कोचिंग स्टॉक में किया गया था तो उसके बाद जो हम बुशेज का प्रयोग कर रहे थे ब्रेक गियर कंपोनेंट्स के अंतर्गत वह नाइलॉन 66 टाइप्स के हम बुशेज का प्रयोग कर रहे थे। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट टाइप ऑफ ब्रेक ब्लॉक्स आर यूज्ड इन बीएमबीसी कोचिंग स्टॉक। जो बीएमबीसी आईसीएफ टाइप्स के जो कोचेज हैं इनमें पूछा गया किस प्रकार के ब्रेक ब्लॉक्स का प्रयोग किया जाता है। तो इनमें मेनली के टाइप ब्रेक ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है इन बोगी माउंटेड एयर ब्रेक सिस्टम इन आईसीएफ कोचेज। बीएमबीसी आईसीएफ कोचेज के अंतर्गत यहाँ पर नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर पूछा गया है कितना होना चाहिए। तो चूंकि बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर की अगर बात करें तो प्रत्येक बोगी के ऊपर हमारा 2 ब्रेक सिलेंडर लगे होते हैं। यहाँ पर अगर बात करें कोचेज का तो 04 यहाँ पर प्रत्येक आईसीएफ कोच में यहाँ पर अवेलेबल होंगे नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर। अगर बात करें यहाँ पर इसका डाया का, तो जो ब्रेक सिलेंडर यूज किया जाता है ब्रेक सिलेंडर डाया वह 8 इंच या 203 mm का इसका डायमीटर होता है। तो इसका भी ध्यान रखें। यहाँ पर नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर पूछा गया था, तो यहाँ पर 4 नंबर्स में प्रत्येक आईसीएफ कोच में यहाँ पर ब्रेक सिलेंडर यूज में लिया जाता है। प्रत्येक बोगी में 2, प्रत्येक कोच में 4 नंबर्स ब्रेक सिलेंडर इन आईसीएफ कोचेज बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है सेंटर पिवेट पिन डज नॉट ट्रांसमिट्स एनी। सेंटर पिवेट पिन होता है वो किसी प्रकार के क्या ट्रांसमिट्स नहीं करता है। तो यह मेनली अगर बात करें हम सेंटर पिवेट पिन्स का, तो यह किसी भी प्रकार का वर्टिकल फोर्सेस का ट्रांसमिशन नहीं करता है। यहां पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है द कलर कोड ऑफ हेलिकल कॉइल स्प्रिंग ऑफ आईसीएफ बोगी। आईसीएफ बोगी में जो हेलिकल स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है वह मेनली ए कलर, बी कलर और सी कलर्स के ग्रुप्स में होते हैं, जिसमें ए कलर्स के लिए जो कलर कोड होता है वो येलो कलर होता है, बी कलर्स के लिए ऑक्सफोर्ड ब्लू कलर रखा जाता है, सी के लिए ग्रीन कलर रखा गया है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है वन ऑफ द फंक्शन ऑफ एंकर लिंक्स। एंकर लिंक्स का यहाँ पर क्या कार्य है। तो एंकर लिंक के यहाँ पर फंक्शन की अगर बात करें तो एंकर लिंक का मेनली काम होता है कि यह बुलस्टर के रेशनल मूवमेंट्स को यह प्रिवेंट करने का काम करता है। अगर बात करें इसका नंबर्स का प्रत्येक बोगी में, तो 0, 2 की संख्या में एंकर लिंक्स प्रत्येक बोगी में लगे होते हैं या इस प्रकार से लगे होते हैं कि जो हमारा जो 16-12 बीच में हमारा ट्रांजम होता है तो एक दूसरे से यहाँ पर डायगोनली बेसिस पर यहाँ पर हमारा एंकर लिंक्स लगे होते हैं, जो यहाँ पर ग्रीन पोर्शन से यहाँ पर इंडिकेट किया जा रहा है। यही हमारा एंकर लिंक एक दूसरे से डायगोनली रूप से कनेक्टेड होती है और जिसका काम होता है बुलस्टर के रेशनल मूवमेंट्स को प्रिवेंट करना। और यह फिटेड कहाँ होता है, तो यह मेनली बुलस्टर एवं बोगी ट्रांजम के बीच कनेक्टेड होता है। और इसका लेंथ की अगर बात करें तो यह इसका लेंथ होता है 451 ± 1 mm। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, टू प्रिवेंट रेशनल मूवमेंट ऑफ द बुलस्टर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है फॉर व्हाट पीरियड इन पुलिस कस्टडी इज सफिशिएंट टू पुट एन एम्प्लॉइज अंडर सस्पेंशन डिम्ड सस्पेंशन। यानी यहाँ पर बोला गया है कि पुलिस कस्टडी में किसी कर्मचारी को रखने के लिए कितने घंटे से ज़्यादा अगर कस्टडी में रखा गया हो तो उसे कर्मचारी को डिम्ड सस्पेंशन के अंतर्गत रखा जा सकता है। तो जब भी किसी कर्मचारी का पुलिस कस्टडी पीरियड जो है 48 आवर से ज़्यादा एक्सीड करता है तो उस कर्मचारी के केस में उसे जब से उसको हिरासत में लिया गया हो तो उस दौरान से उसे सस्पेंशन माना जाएगा। और इस प्रकार के सस्पेंशन को हम डिम्ड सस्पेंशन के तौर पर जानते हैं, जिसके लिए कर्मचारी को स्टैंडर्ड फॉर्म 2 इशू किया जाता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है अपील अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू अ पनिशमेंट कैन बी मेड टू। यानी यहाँ पर बोला गया है कि प्रेसिडेंट्स का ऑर्डर
पनिशमेंट्स के संबंध में अगर जारी किया जाता है तो इसका अपील कहाँ पर किया जा सकता है? तो इसका कोई भी अपील नहीं किया जा सकता। अगर प्रेसिडेंट का ऑर्डर पनिशमेंट के रिस्पेक्ट में अगर दिया गया है तो इसका कोई भी अपील नहीं किया जा सकता है। नो अपील कैन बी मेड। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, पैटर्निटी लीव इज ग्रांटेड फॉर डैश डेज। जो पीएल जो मेल रेलवे कर्मचारी को दिया जाता है पैटर्निटी लीव या 15 डेज का इच चाइल्ड्स के केस में दिया जाता है, या चाइल्ड्स के बर्थ होने से विद इन द 6 मंथ के अंतर्गत उसे लेना पड़ता है। अदरवाइज इस प्रकार के जो पैटर्निटी लीव है उसको लैप्स माना जाता है जब वह 6 महीने के अंतर्गत नहीं ले पाते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए 15 डेज इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, फॉर इनकेसमेंट ऑफ लीव सैलरी मिनिमम लीव बैलेंस शुड बी डैश डेज। इनकेसमेंट कराने के केस में जो अगर लीव इनकेसमेंट कराने के लिए कर्मचारी जाता है तो इस बिहाफ में मिनिमम जो उनका एलएपी होना चाहिए वह 30 डेज का एलएपी उनके अकाउंट में मिनिमम होना चाहिए आफ्टर टेकिंग इनकेसमेंट ऑफ एलएपी। ध्यान रखिए, इनकेसमेंट कराने के बाद मिनिमम 30 एलएपी उनके अकाउंट में होना चाहिए। आप 10 एलएपी इच इनकेसमेंट करा सकते हैं, 6 टाइम्स पूरे सर्विस में करा सकते हैं और 2 ईयर्स के गैप के साथ। तो ये सारे कंडीशन है जो लीव इनकेसमेंट्स के अंतर्गत लागू होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, अनमैरिड फीमेल एम्प्लॉयज आर एलिजिबल फॉर मैटरनिटी लीव्स। डेफिनेटली कोई अनमैरिड फीमेल एम्प्लॉयज अगर हो, अगर वो मैटरनिटी लीव्स के लिए एलिजिबल है तो वहाँ पर उसको एलिजिबिलिटी माना जाएगा। यहाँ पर ट्रू स्टेटमेंट यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इंक्लूडिंग डिपेंडेंट्स हाउ मेनी मेंबर्स टू बी इंक्लूडेड इन प्रिविलेज पासेज। डिपेंडेंट्स को इंक्लूड करते हुए कितने नंबर्स में यहाँ पर मेंबर्स को शामिल किया जा सकता है प्रिविलेज पासेज के अंतर्गत? तो जब भी प्रिविलेज पासेज जारी किया जाता है तो इसमें फैमिली खुद कर्मचारी होते हैं, कर्मचारी के अलावा उसमें फैमिली मेंबर्स को शामिल किया जाता है। केवल फैमिली मेंबर्स शामिल करने पर इसका कोई भी लिमिटेशन नहीं है, कितने भी फैमिली मेंबर्स को आप शामिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे ही लिमिटेशन जो शुरू होता है, जब आप जो डिपेंडेंट्स होते हैं उनको जब आप फैमिली जो प्रिविलेज पासेज होते हैं उसमें शामिल करते हैं, तो इसके लिए बोर्ड द्वारा जो रेगुलेशन जारी किया गया है इनमें बताया गया है कि जब आप फैमिली मेंबर्स केवल होता है, इस केस में कोई भी लिमिटेशन नहीं होता है। जब केवल फैमिली मेंबर्स प्लस डिपेंडेंट शामिल होता है तो इस केस में मैक्सिमम आपका प्रिविलेज पासेज में 5 मेंबर्स से ज़्यादा नहीं हो सकता है। और इसमें ये भी ध्यान रखा जाता है कि 2 डिपेंडेंट्स से ज़्यादा आप एक्सीड नहीं कर सकते हैं जब आप इंक्लूड करें। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इंक्लूडिंग डिपेंडेंट्स 5 मेंबर्स टू बी इंक्लूडेड इन प्रिविलेज पासेज, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, द लेबलिंग बॉल कनेक्ट टू एग्जॉस्ट टू द एयर स्प्रिंग्स टू रिमूव प्रेशर इनटू द एयर स्प्रिंग वेन। यानी यहाँ पर बोला गया है कि जो लेबलिंग बॉल होता है वह एयर स्प्रिंग का कनेक्शन एग्जॉस्ट से कब करता है? जब प्रेशर हमें एयर में यहाँ पर हमारा रिलीज करना हो, रिमूव करना हो, तो कि कौन से कंडीशन में यहाँ पर हमारा एयर स्प्रिंग्स का कनेक्शन हमारा लेबलिंग वाल्व एग्जॉस्ट से करता है? तो जब हमारा जो एयर बेल्लो जो हमारा होता है, जो एयर स्प्रिंग हमारा होता है, एयर स्प्रिंग से हमारा लेबलिंग वाल्व लगा होता है। लेबलिंग वाल्व मेनली 3 वे पोर्ट्स होते हैं, इनका कनेक्शन 3 रास्ते से, यानी एक हमारा मेन रिजर्वायर जो होता है 150 लीटर्स का पी पाइप्स के साथ कनेक्टेड होते हैं, उनसे कनेक्शन होता है। एक हमारा होता है हमारा एयर स्प्रिंग बेल्लो से लगा होता है। थर्ड हमारा एग्जॉस्ट से होता है कनेक्शन। और यहाँ पर बोला गया कि लेबलिंग वाल्व का कनेक्शन एग्जॉस्ट से कब होता है? जब हमारा पैसेंजर किसी स्टेशन पर आवश्यकता से ज़्यादा यहाँ पर उतरते हैं और हमारा एयर स्प्रिंग का हाइट अधिक होने के कारण हमारा सीबीसी का हाइट अधिक हो जाते हैं, यानी हमारा एक्स्ट्रा प्रेशर उसमें आ जाता है, बन जाता है जब हमारा काफ़ी पैसेंजर उतरते हैं कोचेज़ के अंतर्गत। तो इस दौरान जो हमारा एक्स्ट्रा प्रेशर को रिमूव करने के लिए हमारा लेबलिंग वाल्व एग्जॉस्ट से कनेक्शन कर देता है जब हमारा एयर स्प्रिंग का हाइट इंक्रीज करते हैं। यानी जब हमारा लोड डिक्रीज करेगा, लोड डिक्रीज करेगा
लोड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईयर स्प्रिंग हाइट, यहाँ पर आप कर सकते हैं। जैसे ही लोड इंक्रीज करेगा ईयर स्प्रिंग का हाइट यहाँ पर कमेगा, लोड यहाँ पर घटेगा तो ईयर स्प्रिंग की हाइट यहाँ पर बढ़ेगा। दोनों एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही हमारा लोड डिक्रीज करेगा तो ईयर स्प्रिंग का हाइट इंक्रीज करेगा और यह एक्स्ट्रा प्रेशर को हमारा लेवलिंग वाल्व्स के एग्जॉस्ट में यहाँ पर एटमॉस्फेयर में भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोड डिक्रीज, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द मैक्सिमम ईयर प्रेशर अवेलेबल इन ईयर स्प्रिंग। ईयर स्प्रिंग में मैक्सिमम प्रेशर जो मौजूद होता है वो मेन रिजर्वायर से आता है और मेन रिजर्वायर में जो प्रेशर आता है 150 लीटर वाले मेन रिजर्वायर में वो फीड पाइप के माध्यम से आता है। चूंकि आप जानते हैं कि फीड पाइप में प्रेशर 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का होता है, तो ईयर स्प्रिंग में भी जो प्रेशर मौजूद होगा वो 6 kg का ही होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, डुप्लेक्स चेक वाल्व कनेक्ट बिटवीन, जो डुप्लेक्स चेक वाल्व जो होते हैं वो किसके बीच कनेक्ट होते हैं? तो जो हमारा बोगी में जो 2 एयर बेल्लो लगे होते हैं, दोनों एयर बेल्लो को समान रूप से फंक्शन करे, इसको देखते हुए दोनों के बीच में हमारा एक डुप्लेक्स चेक वाल्व डीसीबी जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, वो लगा होता है। इसका काम होता है कि जब भी हमारा दोनों एयर बेल्लो के बीच जो प्रेशर डिफरेंस है वह 1.5 प्लस माइनस 0.15 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा अगर प्रेशर डिफरेंस दोनों एयर बेल्लो के बीच होता है अगर, तो उस दौरान हमारा डीसीबी एक्टिवेट हो जाते हैं और यह तब तक एक्टिवेट होते हैं जब इससे बिलो प्रेशर ना हो जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया था कि डुप्लेक्स चेक वाल्व कहाँ पर लगा होता है, कनेक्टेड होता है। तो यह मेनली प्रत्येक बोगी में 2 एयर बेल्लो के बीच यह मौजूद होता है। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो 2 एयर स्प्रिंग्स इन द बोगी, 2 एयर स्प्रिंग जो लगे होते हैं उनके बीच, बोगियों के बीच यहाँ पर यह डुप्लेक्स चेक वाल्व लगा होता है दोनों एयर स्प्रिंग्स के बीच में। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, फीबा मीन्स, फीबा का मतलब होता है फेलियर इंडिकेशन कम ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस, यानी किसी भी प्रकार का ईयर बेल्लो में फेलियर पाया जाता है तो इस दौरान हमारा जो फीबा डिवाइस में लगे जो हमारा एग्जॉस्ट पोर्ट्स होते हैं, जो कि हमारा ब्रेक पाइप से कनेक्शन होता है, वहाँ से हमारा प्रेशर ड्रॉप होने लगते हैं, जिससे यह होता है कि पूरी गाड़ी में ब्रेक लग जाते हैं और फीबा इंडिकेटर जो लगे होते हैं वो हमारा ग्रीन से रेड कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, फेलियर इंडिकेटर एंड ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, एलएचबी कोच सॉफ्ट शेड्यूल 2 and 3 आर कैरिड आउट एट। एलएचबी कोच का जो सॉफ्ट शेड्यूल 2 एवं 3 जो है, 2 and 3 यह मेनली वर्कशॉप के अंतर्गत किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एलएचबी कोच सॉफ्ट शेड्यूल फर्स्ट इज। एलएचबी कोच का जो सॉफ्ट शेड्यूल फर्स्ट होता है SS1, उनका फ्रीक्वेंसी आवधिकता पूछा गया है। तो यह मेनली 18 मंथ्स या 6 लाख किलोमीटर्स जो भी पहले हो उस बिहाफ पर हम एलएचबी कोचों का सॉफ्ट शेड्यूल फर्स्ट कंडक्ट करवाते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, 18 मंथ्स और 6 लाख किलोमीटर विच एवर इज अर्लियर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ द सेंटर लाइन ऑफ सीबीसी अबव रेल लेवल फ्रॉम फॉर एन एम्प्टी व्हीकल्स। खाली व्हीकल्स के लिए यहाँ पर मैक्सिमम हाइट्स फ्रॉम रेल लेवल से सीबीसी का पूछा गया है, कितना होगा। तो मैक्सिमम केस में अगर बात करें हम सीबीसी का तो यह 1105 mm होता है। वहीं मिनिमम अगर बात करें तो मिनिमम एम्प्टी कंडीशन में 1090 mm और मिनिमम जो बफर हाइट लोडेड कंडीशन में होना चाहिए या 1030 mm होता है। चूंकि यहाँ पर मैक्सिमम बफर हाइट पूछा गया था सीबीसी का फ्रॉम रेल लेवल से, तो 1105 mm ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर होगा।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हाउ मेनी इमरजेंसी विंडो आर प्रोवाइडेड ऑन 3 टियर नॉन एसी स्लीपर कोचेज। 3 टियर नॉन एसी स्लीपर कोचों में जो नंबर ऑफ इमरजेंसी विंडो लगे होते हैं, इनका नंबर कितना होता है? तो यह मेनली प्रत्येक कोचे में 4 के नंबर्स में इमरजेंसी विंडो लगा होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, पीवीसी स्टैंड्स फॉर। पीवीसी का मतलब होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, या मेनली जो हमारा फ्लोर सीट्स वगैरह करते हैं यूज, उनमें यहाँ इस प्रकार के हमारा क्लोराइड्स का प्रयोग होता है, पीवीसी का प्रयोग। तो यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, PEAST पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस, जिसे अदर नेम में पायलट वाल्व बोला जाता है। इसका फुल फॉर्म की अगर बात करें तो पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, इमरजेंसी अलार्म पुल बॉक्स प्रोवाइडेड इन LHB कोच कैन बी रीसेट। LHB कोचों में जो इमरजेंसी अलार्म पुल बॉक्स जो प्रोवाइड किया गया है उसे रीसेट किया जा सकता है फ्रॉम द पॉइंट्स वेयर इट हैज़ बीन पुल्ड। जहाँ से उसको पुल किया गया था वहीं से उसको रीसेट किया जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द मेथड यूज्ड फॉर ज्वाइनिंग PVC सीट्स ऑन फ्लोरिंग ऑफ अ कोच इज। यानी कोच के अंतर्गत फ्लोरिंग पर सीट्स को ज्वाइन करने के लिए जो मेथड्स का प्रयोग करते हैं वो कौन सा मेथड्स होता है? तो जब भी हमें कोच के अंतर्गत किसी प्रकार के सीट्स हो, चाहे जैसे PVC यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड्स के सीट्स हो, इनको सरफेस के ऊपर ज्वाइन करने के लिए जो हम मेथड यूज में लेते हैं वो हमारा हॉट एयर वेल्डिंग्स मेथड्स होता है। यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, वोल्टेज ऑफ पावर सप्लाई यूज फॉर फैंस एंड लाइटनिंग इन LHB कोचेज। LHB कोचों में फैंस एंड लाइटनिंग के लिए जो हम पावर सप्लाई जो वोल्टेज यूज में लेते हैं वो कितना होता है? तो वह 110 वोल्ट्स के यहाँ पर पावर सप्लाई यूज में लेते हैं फॉर फैंस एंड लाइटनिंग इन LHB कोचेज। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, थिकनेस ऑफ कंपेयर फ्लोर बोर्ड यूज फॉर फ्लोरिंग ऑफ LHB कोचेज इज। LHB कोचों के फ्लोरिंग के लिए जो हम कंपेयर फ्लोर बोर्ड यूज में लेते हैं, इनका थिकनेस मोटाई कितना होता है? तो कंपेयर फ्लोर बोर्ड की थिकनेस की अगर बात करें जो कि हम फ्लोरिंग के लिए LHB कोचों में लेते हैं, इनका थिकनेस 12 mm यानी 12 mm होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, वाटर टैंक इन नॉन AC LHB कोच आर मेड ऑफ। LHB कोचों में जो नॉन AC LHB कोचों में जो वाटर टैंक्स लगा होता है वह किसका बना होता है? तो वह मेनली एल्युमिनियम का बना होता है। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, आउटसाइड कैलिपर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग। आउटसाइड कैलिपर का यूज किसको मेजरिंग करने के लिए किया जाता है? तो यह मेनली जो आउटसाइड डायमीटर्स जो होते हैं इनको मेजरिंग करने के लिए हम आउटसाइड कैलिपर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, डैश आर जनरली यूज्ड फॉर पुलिंग आउट नेल्स फ्रॉम वुड। लकड़ी के ऊपर जो कीले होते हैं, नेल्स होते हैं, उनको पुल आउट करने के लिए जनरली सामान्यतः हम किसका प्रयोग करते हैं? तो सामान्यतः जो हम वुड के ऊपर जो कीले निकले होते हैं इसके लिए हम जो प्रयोग करते हैं वो पिंसर्स यानी पिंसर्स का यहाँ पर प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, जैसन कॉक्स फंक्शन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। जो जैसन कॉक्स का जो फंक्शन है वो कौन से प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है? तो यह मिली ग्रेविटीज के प्रिंसिपल पर यह बेस्ड है, जैसन कॉक्स फंक्शन। यहाँ पर ऑप्शन नंबर
सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है FRP स्टैंड्स फॉर। FRP का यहाँ पर अर्थ होता है फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट डू यू मीन बाय एंटी प्लिफरेज। एंटी प्लिफरेज का मतलब होता है चोरी रोधी, जिसका हम कोई भी आइटम्स को हम चोरी नहीं कर सकते, उस प्रकार के आइटम को यहाँ पर एंटी फ्लिपरेज होता है। कोई भी जो हमारे जैसे नक्कल पिन के ऊपर जो हमारा APD लगा होता है, एंटी फ्लिपरेज डिवाइस यानी चोरी रोधी। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर प्रिवेंशन ऑफ थेफ्ट, चोरी होने से बचाना यहाँ पर होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द गैस फिलेड इन सील्ड विंडो ग्लास यूनिट्स प्रोवाइडेड इन AC कोचेज इज। AC कोचों में प्रोवाइड किए गए सील्ड विंडो ग्लास यूनिट्स में जो गैस फिलेड होता है वो कौन सा गैस होता है? तो वो मेनली आर्गन एवं क्रिप्टन गैस को यहाँ पर सील्ड विंडो ग्लास यूनिट्स में प्रोवाइड किए जाते हैं। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का तो आर्गन एंड क्रिप्टन दोनों हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बोथ एंड बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है एक्सपेंड DEMU। DEMU को यहाँ पर एक्सपेंड करना है। DEMU का फुल फॉर्म होता है डीजल इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट्स। यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है BP प्रेशर वर्किंग ट्रेन। वर्किंग ट्रेन में ब्रेक पाइप प्रेशर का यहाँ पर पूछा गया कि कितना होगा, तो 5 kg 5.05 प्लस माइनस 0.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर वर्किंग ट्रेन में BP प्रेशर अवेलेबल होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है पीरियोडिक ओवरहॉलिंग ऑफ वॉक्सन वैगन इज डन एट द इंटरवल ऑफ डैश मंथ्स। वॉक्सन वैगन का यहाँ पर पीरियोडिक ओवरहॉलिंग का इंटरवल पूछा गया है। तो वॉक्सन वैगन की बिहाफ पर अगर बात करें हम तो न्यूली बिल्ट अगर होगा कोई वॉक्सन वैगन तो इसका कोई पीओज किया जाएगा वह 6 ईयर के बिहाफ पर किया जाएगा। चूँकि यहाँ पर कहीं भी प्रश्न के अंतर्गत न्यूली बिल्ड्स का जिक्र नहीं किया गया है तो हम नॉर्मली इस प्रश्न का उत्तर नॉर्मली जो हमारे सब्सिक्वेंट पीरियड में जो हमारे पीरियोडिक ओवरहॉलिंग्स का टाइम पीरियड होता है उस बिहाफ पर लेंगे। अगर तो सब्सिक्वेंट पीरियड में यहाँ पर 4.5 ईयर्स में पीरियोडिक ओवरहॉलिंग किया जाता है। अगर बात करें मंथ बेसिस पर तो 54 मंथ्स यहाँ पर हो सकता है। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है DCP टाइप फायर एक्सटिंग्विशर इज सुटेबल टू एक्सटिंग्विश डैश फायर। DCP टाइप यानी ड्राई केमिकल पाउडर टाइप्स के जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं वह किस प्रकार की आग को बुझाने के लिए सुटेबल होते हैं? तो चाहे वो क्लास A के फायर्स हो, B के फायर्स हो, C के फायर्स हो या D के फायर्स हो, इस चारों प्रकार के फायर्स को यह बुझाने के लिए कैपेबल होता है। तो यहाँ पर डीजल इलेक्ट्रिक पेट्रोल ऑल ऑफ द एबव यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है एक्सेल इज चेक्ड बाई। जो हमारा एक्सेल के ऊपर जो हमारा इंटरनल जो क्रैक्स आते हैं इनको आइडेंटिफाई जो किया जाता है वो अल्ट्रासोनिक टेस्ट के माध्यम से किया जाता है जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में EOST बोलते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है डैश बियरिंग इज यूज्ड इन कैसना बोगी। कैसना बोगी में किस प्रकार के बियरिंग का प्रयोग किया जाता है? तो कैसना बोगी के अंतर्गत अगर बात करें तो इसमें मेनली CTRB का प्रयोग किया जाता है, कार्टेज टेपर्ड रोलर बियरिंग्स का, जिसमें भी 2 प्रकार का फ्रेट स्टॉक में प्रयोग किया जाता है। एक K क्लास CTRB जिसका प्रयोग हम LWLH वाले जो बोगी है 25 बोगी उसमें प्रयोग करते हैं, जबकि एक जो है सामान्यतः नॉर्मली यूज में लिया जाता है वो है क्लास E प्रकार के CTRB। तो यहाँ पर जो पूछा गया था कि ऑप्शन नंबर में तो क्लास CTRB यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है इन 1 यूनिट ऑफ अ BLC वैगन देयर आर डैश कार B यूनिट्स।
चूंकि आप जानते हैं कि एक यूनिट्स में 5 कार होते हैं, जिसमें दोनों एंड पर ए कार लगा होता है, बीच के मिडल पोर्शन में बी कार लगा होता है। तो यहाँ पर पूछा गया कि एक यूनिट्स में जो BLC वैगन का एक यूनिट्स है, इसमें बी कार्स का नंबर कितना है। तो टोटल बी कार एक दूसरे से स्लैकलेस ड्रॉ बार के जरिए लगे होते हैं और इसका नंबर्स 3 के संख्या में प्रत्येक यूनिट्स में होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है लिमिट ऑफ फ्लैट टायर इन अ वैगन। वैगन में फ्लैट टायर्स की जो लिमिटेशन है वो कितना है। तो फ्लैट टायर जिसका मेजरमेंट हम टायर डिफेक्ट गेज के माध्यम से हम करते हैं, और यह इसके लिए जो बात करें हम तो वैगन मालगाड़ियों के लिए यह लिमिटेशन 60 mm, कोच की अगर बात करें हम तो इसका लिमिटेशन 50 mm होता है, 50 mm। तो यहाँ पर पूछा गया था मालगाड़ियों के लिए, तो मालगाड़ियों के लिए जो लिमिटेशन होगा वह 60 mm। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है AAC इज फॉर डैश आइटम्स। जो AAC जो यूज में लिया जाता है वह मेनली स्टॉक आइटम के लिए यूज में लिया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। AAC का मतलब होता है एंटीसिपेटेड एनुअल कंजप्शन होता है, यानी पूर्वमानित एनुअल कंजप्शन, वार्षिक कंजप्शन पूर्वमानित, एंटीसिपेटेड एनुअल कंजम्पशन इसका फुल फॉर्म होता है, और यह मेनली स्टॉक आइटम के लिए यूज में लिए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है मशीन इज नॉट यूज्ड टू मैन्युफैक्चर गियर टीथ। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा यहाँ पर नॉट का जो प्रयोग किया गया है वह गलत किया गया है, क्योंकि मशीन का प्रयोग जो मशीनिंग जो प्रोसेस करते हैं हम, जिसमें हमारा गियर टीथ को मैन्युफैक्चर करना होता है, तो गियर टीथ को यहाँ पर ध्यान रखिए, गियर टीथ को मैन्युफैक्चर्स करने के लिए हम जो प्रोसेस लेते हैं वो हमारा माइलिंग कहलाता है, मिलिंग। तो यहाँ पर प्रश्न गलत दिया गया था, नॉट यूज टू मैन्युफैक्चर गियर टीथ। यहाँ पर सिंपली होना चाहिए था कि मशीन इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर्स गियर टीथ डैश। तो माइलिंग जो प्रोसेस होता है इसका प्रयोग हम गियर टीथ को मैन्युफैक्चर्स करने में हम यूज में लेते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर नॉट को कंसीडर ना करें, क्योंकि यहाँ पर रॉन्ग यहाँ पर मेंस दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है डैश इज टेस्टेड बाय जैगलो टेस्ट। जैगलो टेस्ट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो सिंपली जो हमारा किसी भी सरफेस के ऊपर जो क्रैक्स होते हैं इनका जांचने के लिए हम जैगलो टेस्ट का प्रयोग करते हैं। जैगलो टेस्ट अगर बात करें मिलनी तो यह बियरिंग के केस में यहाँ पर लिया जाता है, तो इसको भी आप ध्यान रखें। जो हमारे छोटे छोटे कोन जो होते हैं इनके जो क्रैक्स होते हैं उनके सरफेस पर, उनको टेस्ट करने के लिए हम जैगलो टेस्ट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है डैश डिफेक्ट्स कैन बी सीन बाय DPT टेस्ट। DPT यानी डाई पेनिट्रेंट टेस्ट होता है, डाई पेनिट्रेट टेस्ट, जिसका प्रयोग अगर बात करें तो जो CBC वगैरह चाहे कोई हमारा जो आउटर सरफेस जो होते हैं हमारा मेटल सरफेस, इनके सरफेस पर कोई डिफेक्ट्स वगैरह आता है, क्रैक्स वगैरह, तो उनको जांच हम DPT टेस्ट के माध्यम से करते हैं। मेनली जो हम DPT टेस्ट का जो करते हैं वो हम CBC कपलर्स वगैरह को चेक करने के लिए यहाँ पर हम यूज में लेते हैं। साथ ही साथ जो हमारे साइड फ्रेम जो होते हैं, साइड फ्रेम के ऊपर जो हमारा कोई क्रैक्स वगैरह आता है तो उसके लिए भी हम DPT टेस्ट हम यूज में लेते हैं, ताकि उसमें कोई क्रैक्स वगैरह आया है तो उसको हम आइडेंटिफाई कर सकें DPT टेस्ट के माध्यम से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है इन द एयर ब्रेक सिस्टम द थ्रेड ज्वाइंट्स आर टाइटन्ड विथ विच टाइप ऑफ टेप्स। एयर ब्रेक सिस्टम के अंतर्गत जो हम थ्रेड ज्वाइंट्स को टाइट करने के लिए जो हम टेप का प्रयोग करते हैं और किस प्रकार के टेप का प्रयोग करते हैं, तो थ्रेड ज्वाइंट्स को टाइट करने के लिए हम सिंपली टेफलॉन टेप का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है इंस्ट्रक्शंस फॉर इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ कैसना बोगी, व्हाट आरडीएसओ टेक्निकल पैम्पलेट्स इज यूज्ड। कैसना बोगी के इंस्पेक्शन एवं मेंटेनेंस से रिलेटेड जो दिशा निर्देश इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं वो आरडीएसओ के कौन से टेक्निकल पैम्पलेट्स में दिए गए हैं। तो कैसना बोगी की अगर बात करें हम तो G95 के अंतर्गत इनके लिए डायरेक्शंस बताए गए हैं मेंटेनेंस एवं इंस्पेक्शंस का। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर होगा। इसके अलावा अगर बात करें हम तो G90 का प्रयोग BTPN के लिए बताया गया है, जबकि G97 का अगर बात करें हम तो G97 का प्रयोग एयर ब्रेक फॉर फ्रेट स्टॉक में किसी प्रकार के एयर ब्रेक सिस्टम से रिलेटेड कोई मेंटेनेंस या इंस्पेक्शन रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह है वो सारे के सारे हमारा G97 के अंतर्गत बताए गए हैं। इसके अलावा भी कई सारे टेक्निकल पैम्पलेट्स बताए गए हैं, जैसे कि G70 जिसके अंतर्गत बॉक्स एंड वैगन है, G73 के अंतर्गत बॉबारेन, G76 CBC फॉर लाइन स्टाफ, G80 CBC फॉर वर्कशॉप स्टाफ, G81 CTRB इन कैसना बोगी, G100 ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक यूज्ड इन कंटेनर वैगन्स और G112 LCCF20C एंड LWH25 बोगी। ये सारे जो टेक्निकल पैम्पलेट्स है इससे डायरेक्ट बेसिस पर प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है DB इज अटैच्ड विथ। DB जो अटैच्ड होते हैं डायरेक्टली रूप से अगर बात करें तो वह कंट्रोल रिजर्वायर से CR से या डायरेक्ट रूप से कनेक्टेड होते हैं। इसके अलावा कॉमन पाइप ब्रैकेट के जरिए चाहे वह ब्रेक सिलेंडर से हो या अग्रणी रिजर्वायर के माध्यम से या पाइप के माध्यम से कनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है ACB एडजस्ट क्लियरेंस बिटवीन। ACB जो है स्लैकलेस बैरर, ये ऑटोमेटिक एडजस्ट जो करता है, जिसमें हमारा अगर बात करें तो ACB डायमेंशन A एंड E डायमेंशन जो दो प्रकार डायमेंशन होते हैं, जिसके बिहार पर यहाँ पर वो ऑटोमेटिक रूप से एडजस्टमेंट करते हैं व्हील एंड ब्रेक ब्लॉक के बीच। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है हाउ मेनी साइड फ्रेम्स आर फिटेड इन अ कैसना ट्रॉली और बोगी। एक कैसना ट्रॉली और बोगी में कितने नंबर्स में साइड फ्रेम लगे होते हैं। तो साइड फ्रेम की अगर बात करें हम जो साइड फ्रेम यहाँ पर लगे होते हैं, इसी प्रकार यहाँ पर दूसरी तरफ अदर साइड में बीच में हमारा ब्लस्टर के जरिए एक दूसरे साइड फ्रेम कनेक्टेड होते हैं। तो इस प्रकार दो साइड फ्रेम प्रत्येक बोगी में अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है थ्रेड्स आर क्लासिफाइड इनटू वी थ्रेड्स, एक्मे थ्रेड्स, नकल थ्रेड्स एंड एटीसी ऑन द बेसिस ऑफ। जो थ्रेड्स का क्लासिफिकेशन हम करते हैं, जिसमें से जो उनके टाइप्स की अगर बात करें तो वी थ्रेड्स हो या एक्मे थ्रेड्स हो या नकल थ्रेड्स हो, ये सारे जो थ्रेड्स के क्लासिफिकेशन है, इनके प्रोफाइल्स पर जो बने ग्रुप्स होते हैं, इनके बिहार पर हम इनका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है ए रिवेट कंसिस्ट्स ऑफ अ सिलेंड्रिकल पार्ट्स कॉल्ड। एक रिवेट्स जो कि इनका सिलेंड्रिकल पार्ट्स से बने जो पार्ट्स होते हैं रिवेट्स का, वो क्या कहलाते हैं। तो रिवेट्स की अगर बात करें हम तो इस प्रकार से हमारा रिवेट्स का पोर्शन होता है, जिसमें हम बात करें अगर तो जो इस सिलेंड्रिकल पोर्शन यहाँ पर है, यही सिलेंड्रिकल पोर्शन के बारे में पूछा गया है कि रिवेट्स में जो सिलेंड्रिकल पोर्शन होते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है। तो सिलेंड्रिकल वाले जो पोर्शन होते हैं उसे हम सैंक के तौर पर जानते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो इसे नीचे वाले जो पोर्शन होता है उसे टेल बोला जाता है, जबकि जो हेड होता है वह एज पर रिक्वायरमेंट शेप चेंज होते रहते हैं रिवेट्स का। यह जो यहाँ पर जो बताया गया जो हेड है टाइप्स, इसे हम स्नैप हेड के तौर पर जानते हैं। यह जो टाइप यहाँ पर बताया गया है वह स्नैप हेड टाइप्स है। तो यहाँ पर जो बात करें ऑप्शन नंबर का कि जो रिवेट्स के अंतर्गत जो सिलेंड्रिकल वाले जो पोर्शन होते हैं उसे हम सैंक बोलते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर
बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, इफ अ स्क्रू थ्रेड्स एडवांटेज इन द नट्स व्हेन द स्क्रू इज टर्नेड इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन इट इज कॉल्ड। यहाँ पर एक स्क्रू थ्रेड्स है, उसको एडवांटेज किया जाता है नट्स में जब स्क्रू को टर्न किया जाता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी ये हमारा डायरेक्शन क्लोज का है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस प्रकार से हमारा मूवमेंट कराया जाता है। तो उस दौरान यह देखा जाता है कि यह जो प्रोसेस है उसको क्या कहा जाएगा, तो इस प्रकार के हम राइट हैंड स्क्रू बोलेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बेल्ट एंड पुली डिपेंड अपॉन द डैश। यानी यहां पर बोला गया है कि कोफिशिएंट फ्रिक्शन का यहां पर किस पर डिपेंड करता है, बेल्ट एवं पुली के। तो वह मेनली जो डिपेंड करता है इनका कोफिशिएंट फ्रिक्शंस का, वह मटेरियल बेल्ट्स का किस प्रकार का है या पुली का मटेरियल किस प्रकार का है, इस पर यहाँ पर जो फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है वो निर्भर करता है। साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि जो बेल्ट कितना स्लिप कर रहा है, साथ ही साथ बेल्ट का स्पीड क्या है, जो पुली की जो हमारा बेल्ट से रन करते हैं उनका स्पीड कितना है, ये सारे कंडीशन को देखते हुए यहाँ पर फ्रिक्शन कोफिशिएंट यहाँ पर निर्भर करते हैं। तो यहाँ पर ऑल ऑफ दीज ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, स्ट्रेस कंसंट्रेशन इज कॉज ड्यू टू। स्ट्रेस कंसंट्रेशन जो होते हैं वो किस कारण से होते हैं, तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन की अगर बात करें तो यह मेनली जो हमारे मेंबर्स में पॉइंट टू पॉइंट जो मटेरियल्स में जो हमारा जो प्रॉपर्टी में जो हमारा वेरिएशन देखने को मिलता है, यह एक कॉज हो सकता है। साथ ही साथ सेकेंड कॉज की अगर बात करें तो मेंबर्स में जो अप्लाइड होने वाले जो लोड्स होते हैं उनके पॉइंट्स या एरिया पर जो हमारा पिटिंग जो डेवलप होते हैं वो भी एक यहाँ पर कॉजेज हो सकते हैं। साथ ही साथ जो सेक्शंस में जो एब्रप्ट चेंजेज होते हैं, अचानक परिवर्तन, ये सारे हमारे स्ट्रेस कंसंट्रेशंस के कॉजेज यहाँ पर हमारा देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द एबव यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ ऑफिशियल लैंग्वेज यानी राजभाषा का प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें पहला प्रश्न पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 343 सब 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया एंड द स्क्रिप्ट इज डैश। यानी यहाँ पर बोला गया है कि अनुच्छेद 343 संविधान के अनुसार यहाँ पर जो हिंदी को एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज संघ का चुना गया था, जिसमें स्क्रिप्ट जो चुना गया था वह देवनागरी स्क्रिप्ट को चुना गया था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यह जो भारतीय संविधान द्वारा जो आर्टिकल 343 के अंतर्गत 1 के अंतर्गत जो हिंदी को एज ऑफिशियल लैंग्वेज और स्क्रिप्ट में देवनागरी स्क्रिप्ट को जो अपनाया गया था, वह 14 सितंबर 1949 को यह अपनाया गया था। इसी कारण प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के तौर पर सेलिब्रेट किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, एज पर स्टेट्स कैटेगराइज टू प्रोपेगेट ऑफिशियल लैंग्वेज इन द कंट्री तमिलनाडु कॉम्स अंडर बीच रीजन्स। यानी यहाँ पर बोला गया है कि ऑफिशियल लैंग्वेज को प्रोपेगेट करने के बिहाफ पर जो स्टेट वाइज जो कैटेगराइज किया गया था कंट्री में, इसमें तमिलनाडु जो स्टेट्स है वो कौन से रीजन के अंतर्गत आता है। तो जितने भी हमारे हिंदी वाली क्षेत्र है, इसके अलावा अगर बात करें यूनियन टेरेटरी में दिल्ली हो या अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह आइलैंड्स, ये हमारे ए रीजन के अंतर्गत आते हैं। वहीं बी रीजन की अगर बात करें तो महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, साथ ही साथ दादर एवं नगर हवेली, दमन दीव यूनियन टेरेटरी में, और जो हमारा चंडीगढ़ जो हमारा है वो भी यूनियन टेरेटरी हमारा रीजन बी के अंतर्गत आता है। इसके अलावा जितने भी हमारे साउदर्न स्टेट्स हो या नॉर्थ स्टेट्स हो, पश्चिम बंगाल हो, उड़ीसा हो, ये सारे रीजन सी के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर जो पूछा गया था तमिलनाडु स्टेट्स कॉम्स अंडर बीच रीजन्स, तो सी रीजन्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द अवार्ड अमाउंट गिवन फॉर पासिंग द हिंदी प्रबोध एग्जाम विथ 70% और हायर मार्क्स। यानी यहाँ पर बोला गया है कि प्रबोध हिंदी एग्जाम्स को पास करने के लिए जो अवार्ड अमाउंट्स तौर पर दिया जाता है, ध्यान रखें यहाँ पर प्रबोध हिंदी एग्जाम को पास करने पर इसमें 3 कंडीशन देखा जाता है जब
कोई कर्मचारी हिंदी प्रबोध एग्जाम पास करता है, जिसमें से पहला देखा जाता है कि कर्मचारी का मार्क्स 50% से लेकर 50% से बिलो होने पर किसी प्रकार का अवार्ड नहीं दिया जाता है। 50%, 55% से लेकर 60% तक अगर प्रबोध एग्जाम में पास करता है तो इस बिहाफ पर कर्मचारी को 400 रुपीज़ प्रोवाइड करवाया जाता है एज अमाउंट्स कैश अवार्ड के तौर पर। अगर यह परसेंटेज हिंदी पासिंग का 60% से लेकर 70% के बीच अगर होता है तो कर्मचारी को प्रबोध हिंदी एग्ज़ाम पास करने के लिए 800 रुपीज़ प्रोवाइड करवाया जाता है। और अगर 70% एंड एवब अगर मार्क्स होता है तो इस बिहाफ पर प्रबोध एग्जाम पास करने पर कर्मचारी को 1600 रुपये कैश अवार्ड के तौर पर दिया जाता है। चूँकि प्रश्न में बोला गया था कि जो कैंडिडेट ने मार्क्स गेन किए हैं वह 70% और हाइयर मार्क्स है, तो इस बिहाफ पर कर्मचारी का जो दिया जाएगा वह 1600 रुपये एज अ कैश अवार्ड स्कीम के अंतर्गत दिए जाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट विल बी द लैंग्वेज ऑफ रिप्लाई टू द लेटर्स रिसीव्ड इन हिंदी बी सेंट। यानी यहाँ पर बोला गया कोई भी लेटर जो हमारा रिप्लाई अगर हिंदी में रिसीव होता है तो उसका रिप्लाई भी हमें हिंदी में दिया जाना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट आर ऑल द इंसेंटिव गिवन फॉर पासिंग हिंदी एग्जामिनेशन। हिंदी एग्जामिनेशन पास करने के लिए जो जितने भी प्रकार के इंसेंटिव गिवन दिए जाते हैं वो कौन कौन से हैं। तो जब भी कोई कर्मचारी हिंदी एग्जामिनेशन पास करता है तो इसमें इंसेंटिव के तौर पर जो अवार्ड देते हैं इसमें कैश अवार्ड होता है, लमसम अवार्ड होता है और पर्सनल पे भी हो सकता है। तो यहाँ पर ऑल ऑफ दीज यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच वन इज नॉट द नेम ऑफ द हिंदी कोर्स प्रेस्क्राइब्ड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रेस्क्राइब्ड कोर्स नहीं है, उनका नाम बताना है। तो प्रवीण हो, प्राग हो या प्रबोध हो, तीनों सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी के लिए निर्धारित किए गए, लेकिन परिचय या किसी प्रकार का कोई भी कोर्स गवर्नमेंट कर्मचारी के लिए नहीं निर्धारित किए गए हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हु इज द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल हिंदी कमेटी। सेंट्रल हिंदी कमेटी के जो अध्यक्ष है, चेयरमैन है, वह प्राइम मिनिस्टर है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर होगा। वहीं अगर आपसे डिप्टी चेयरमैन पूछा जाता है सेंट्रल हिंदी कमेटी का तो वह कौन होगा, तो वह सेंट्रल होम मिनिस्टर इसके डिप्टी चेयरमैन होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, एज पर ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी एम्प्लॉयज होज मदर टंग इज हिंदी और हिंदुस्तानी और इट्स डायलेक्ट्स फॉल्स अंडर विच कैटेगरी। यहाँ पर बोला गया है कि ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी के अनुसार कर्मचारी जिसका मदर टंग मातृभाषा हिंदी है, हिंदुस्तानी है, इसके सामान्य कोई लैंग्वेज फॉल्स करता है हिंदी के सामान्य, तो वो कौन से कैटेगरी में आएगा। तो कोई भी कर्मचारी इस प्रकार का कंडीशन फुलफिल कर रहा है जो हिंदी के या हिंदुस्तानी या उसके इक्विवेलेंट लैंग्वेज को यहाँ पर फॉलो कर रहा है, तो उसे कैटेगरी ए में रखा जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें कैटेगरी बी के अंतर्गत जो भी कर्मचारी शामिल होते हैं उनका मदर टंग यानी मातृभाषा उर्दू, पंजाबी, कश्मीरी, पुश्तो, सिंधी और अदर अलाइन लैंग्वेज अगर होगा तो उसे कैटेगरी बी में शामिल किया जाएगा। वहीं कैटेगरी सी की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत कोई कर्मचारी का जो मदर टंग है वह मराठी, गुजराती, बंगाली, उड़िया और असमी अगर होगा तो उस केस में उसे कैटेगरी सी में रखा जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें कैटेगरी डी वाले कर्मचारी जिसका मदर टंग साउथ इंडियन लैंग्वेज होगा या इंग्लिश होगा उसे क्लास डी के अंतर्गत शामिल किया जाएगा एज पर ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी। तो इसका भी ध्यान रखें आप। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, विच इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सा है, राजभाषा कौन सा है। तो राजभाषा की अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश का तो यह इंग्लिश रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द टारगेट प्रेस्क्राइब्ड
एनुअल प्रोग्राम फॉर सी रीजन फॉर राइटिंग नोट्स इन हिंदी। यानी यहाँ पर बोला गया है कि एनुअल प्रोग्राम्स जो सी रीजनर्स के लिए है, इनके लिए टारगेट प्रेस्क्राइब जो किया गया है हिंदी में राइटिंग नोटिंग करने के लिए, तो वह प्रेस्क्राइब टारगेट जो है वह 30% निर्धारित किए गए हैं, जो कि रीजन सी के लिए है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपके पास भी कोई ऐसा पेपर है जिसका आप सॉल्यूशन चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना पेपर भेज सकते हैं। धन्यवाद।